आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सारे अहम मुद्दे छोड़कर संसद में 10 घंटे चर्चा हुई। किस पर? वंदे मातरम पर, जो इतिहास का हिस्सा है। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस पर चर्चा नहीं होती है, एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है। तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाते हैं। दिल्ली में हवा इतनी जहरीली है कि आदमी जो है सांस लेना दुश्वार हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री AQI को टेम्परेचर से नाप रही हैं, लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो रही है। खैर, विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर दबाव बनाया गया। अब जाकर SIR को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव में कैसे और अच्छे तरीके से चुनाव कराया जाए और उस पर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि चुनाव को पारदर्शी बनाया जाए, इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष की पार्टियों को CCTV फुटेज कर दे रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को नहीं दे रहा। तो चुनाव में सुधार करने की बहुत अहम ज़रूरत है। इसके अलावा सोचिए, कई करोड़ रुपया जो है वो राइट ऑफ कर दिया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों का। आप सोचिए, अगर आपकी एक EMI नहीं भरी जाए तो बैंक वाले मुस्टंडे आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। 5, 6, 10 हज़ार रुपये की किस्त अगर नहीं भरते। सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो धन्ना सेठ हैं, उनके करोड़ों रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। लेकिन मजाल, ये सरकार ने खुद संसद में जवाब दिया है। पिछले 5 साल में कई करोड़ रुपया जो है राइट ऑफ हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों का। सोचिए। तो बात करते हैं, एक एक खबर बताऊंगा और उस पर एनालिसिस करूंगा कैसे आज देश में मुद्दों से भटकाकर पुराने मुद्दों की राजनीति की जा रही है, जो सबसे जरूरी है। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा कैसे होगा चुनाव सुधार। वैसे ही जो हम बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी ने सुझाव दिया है ये लोकसभा में कि चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। दूसरा, CCTV फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। आपको याद है, 45 दिन से ज़्यादा की फुटेज रखने का कानून हटा दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। तीसरा, विपक्ष को EVM तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। सरकार ये सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में ये बदलाव लाकर रहेंगे। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में जो है ये बातें कही है। अब देखते हैं ये इस पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन सोचिए, चुनाव आयुक्तों को सजा नहीं होती है, उनको इससे इम्यूनिटी दी गई है कि आपको सजा नहीं होगी। सोचिए, फिर वो बेईमानी खुलकर करते हैं। वहीं साथ ही साथ सोचिए, ये हेमंत विश्व शर्मा हैं, BJP के असम के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि जब तक हेमंत विश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, मुसलमान चैन से नहीं रह सकता, चैन से नहीं रहने दूंगा। ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये संविधान की शपथ लेकर एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, मियाँ भाई को चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक मैं CM हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत का बाजार और नफ़रत की इंतहा कहाँ तक है। और ये कोई इक्का दुक्का उठाई गिरा छुटभैया नेता नहीं कह रहा, ये संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि इनकी कैसी मानसिकता। और सोचिए, राहुल गांधी ने साथ साथ ही कहा, भारत की जनता ये 3 जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि CGI को EC चयन के पैनल से क्यों हटाया गया। यानी कि EC का जो चुनाव होता था चुनाव आयुक्त का, उसमें से CGI को क्यों हटाया गया, ये सवाल है। दूसरा, 2024 से पहले EC को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी, मतलब जिसमें उसको सजा से भी इतर कर दिया गया। और सोचिए, CCTV फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों। जवाब एक ही है, BJP चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है। मतलब उनको इम्यूनिटी दे दी गई कानून से कि आपको सजा भी नहीं मिलेगी। तो फिर इसीलिए वो खुलकर बेईमानी भी कर रहे हैं। और सोच सकते हैं आप, संसद में इस पर लगातार बहस हो रही है। और सोचिए, खबर तो मिल ही गई होगी, इंडिगो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान नहीं लिया था। CGI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को लगा कि मामला जनहित का है, इसलिए संज्ञान ले लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता था। सोचिए, 48 घंटे से ज़्यादा देश के नागरिकों को एक कंपनी ने बंधक बनाकर रखा एयरपोर्ट पर।
उनका लगेज ले लिया गया, उनको लगेज वापस नहीं किया गया। सोच सकते हैं। तो खुलेआम जो है बदमाशी चल रही है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट संन्यास नहीं लेता है। और सोचिए, बीजेपी ने साल 2021 में भारत सरकार की स्कीमों के नाम पर चंदा जुटाया है। बीजेपी ने इस फ्रॉड में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही की गई। ये साफ तौर से भ्रष्टाचार है, जहां एक राजनीतिक पार्टी भारत सरकार के नाम पर अपनी तिजोरी भर रही है। खास बात यह है कि इस डोनेशन ड्राइव को खुद नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। NarendraModi.in और नमो ऐप से चंदे का धंधा हुआ। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि जनता के साथ ये फ्रॉड क्यों किया गया, भारत सरकार की स्कीम के नाम पर अपनी पार्टी की तिजोरी क्यों भरी गई। सोचिए, 2021 से 22 तक बीजेपी सरकार की स्कीमों के नाम पर फंड लेती रही। पीएम केयर फंड तो याद ही होगा, पहले जिसको पीएम केयर फंड बताया गया, फिर बाद में कह दिया गया ये निजी है, ये निजी फंड है, हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। और सोचिए, बिमल आइकोजम है, सांसद है मिजोरम से, मणिपुर से। वो कह रहे हैं कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं, आज जिस वंदे मातरम का आज जश्न मना रहे हैं और 10 घंटे की डिबेट कर रहे हैं, मैं आपके अंदर के देशभक्त को चुनौती देता हूं कि मणिपुर पर 3 घंटे की चर्चा करके दिखाओ। मणिपुर को कितने दिन हो गए, आज तक उस पर एक लफ्ज नहीं बोले प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई भी, लेकिन वंदे मातरम पर बहस होनी है। वहां के सांसद कह रहे हैं कि मैं आपकी देशभक्ति को चुनौती देता हूं, सिर्फ 3 घंटे चर्चा कर लो। लेकिन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और सोचिए, पिछले 5 साल में 65 लाख बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर यूपी। सोच सकते हैं आप कि गुजरात में कैसे सरकार चलाई गई और अब यूपी में किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है। ये संसद में सरकार के आंकड़े अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। और सोचिए, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के लिए मजबूत नींव खोदे। मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन वे नींव तुम्हारी कब्र बनाने में काम आएगी। ये भोपाल हुजूर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं। सोचिए कि टीएमसी के जो पूर्व विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को आग और पानी देने का काम कर रहे हैं और बीजेपी और टीएमसी लगभग एक जैसे ही काम कर रही है। सोचिए, पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों के 6.15 लाख करोड़ रुपए जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। आप अपने लोन की एक किस्त ना चुका पाए तो घर मुस्तंडे भेज दिए जाएंगे, क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, संपत्ति की कुर्की होगी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। पर अमीरों के 6.15 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 साल में राइट ऑफ हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए, पूरे देश को लकवाग्रस्त कर दिया अपनी झूठी शान और बेईमानी से। इनके लिए सत्ता में बने रहना देश और नागरिकों से सर्वोपरि। वैक्सीन को लेकर जबरदस्ती किया लोगों के साथ, अब लोग भुगत रहे हैं। कई आकस्मिक हार्ट अटैक इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। लेकिन इतने गुनाहों के बाद, देश को खोखला करने के बाद, वे यही राष्ट्रभक्त भी बने घूम रहे हैं और इसे नया भारत बोलते हैं। सोचिए, भारत सरकार ने माना कोविड वैक्सीन से लकवे जैसी घातक बीमारियों का भी खतरा है। कोविड वैक्सीन का कितना डंका पीटा गया था और लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर वैक्सीनें लगवाई गई थी। उनका काम नहीं हो रहा था बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के, अब वो उनको जो है लकवा हो रहा है, लकवा मार रहा है, आप सोच सकते हैं। और सोचिए, नफरत की इंतहा, बाइबल बांटना, धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण मामले पर हद पार करने पर यूपी पुलिस को लगाई फटकार। तो यूपी पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, खासकर बीजेपी शासित राज्य वाली, उनको से फटकार लगती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये कड़े आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ बाइबल बांटने या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है। जस्टिस अब्दुल मोहिन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को भी फटकारा, जिसे उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना कहा, जबकि उस समय जबरन धर्मांतरण के दाव को साबित करने के लिए कोई पीड़ित सामने नहीं आया। सोच सकते हैं आप कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। और सोचिए, आरटीआई में खुलासा हुआ है कि
पार्टी फंड में बीजेपी सरकार के नाम पर, स्कीम के नाम पर फंड ले रही थी। बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटरों को डिलीट किया गया। ये सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर कौन थे। अभी एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां बीएलओ को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया और 10 से ज़्यादा बीएलओ ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या कर ली। समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो डिम्पल यादव हैं सांसद मैनपुरी से, उन्होंने सीधा कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। साथ ही साथ इससे पहले अखिलेश यादव भी इस मांग को दोहरा चुके। और सोचिए, नफरत की इंतहा देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोजी रोटी के लिए घर घर सामान बेचने निकलने वाले 39 वर्षीय यूसुफ की जिंदगी भीड़ की बेरहमी ने छीन ली। बताया जा रहा है कि गांव में सामान बेचने को लेकर हुई मामूली विवाद से अचानक हिंसक रूप ले लिया और लोगों ने उसे घेर कर बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल यूसुफ को पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन वह जिंदगी की लड़ाई हार गया। इस दर्दनाक मॉब लिंचिंग में शामिल 2 आरोपियों राजेंद्र वर्मा और भरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ के जाने के बाद उसकी पत्नी और 7 छोटे बच्चे गहरे सदमे में हैं। सोचिए, किसी के घर उजाड़ दिया, किसी के बच्चों को यतीम कर दिया। और ये नफरत भरे लोग क्या कहें। सरकार ने और सत्ता में बैठे लोगों ने जो जहर बोया है, जो जहर घोला है, वो वक्त वक्त पर देखने को मिल जाता। और सोचिए, 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ बीजेपी मंत्री का भाई। ये खबर है मध्य प्रदेश की। राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी के भाई अनिल बागरी ने बीजेपी का बस संस्कार दिखाया है। सोचिए, और देखिए, अपने कार्यकाल में 6 बार राम रहीम को रिहाई देने वाले जेलर सुनील सांगवान भाजपा में शामिल। तो आप सोचिए, ये उनको जो है पैरोल देते थे और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि बुलंदशहर में यूसुफ की पीट कर हत्या कर दी गई है। और देखिए, बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के बेटे के घर पर सीबीआई का छापा, मामला दर्ज। सीबीआई ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के साथ साथ उनके पूर्व निदेशकों के खिलाफ, जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जे अनमोल अंबानी भी शामिल है, 2 अलग अलग बैंक फ्रॉड मामलों में केस दर्ज किया है। उनके परिसरों पर तलाशी ली है। ये खबर है द वायर पर, और देखते हैं कि कब तक रहती है, क्योंकि अक्सर मालिक और सेठों के खिलाफ या उनके किसी कारनामे की खबर बनती है तो वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती है, या तो उन पर डेफेमेशन और किसी भी तरीके से मैनेज करके इस तरीके की खबरों को हटवा दिया जाता है। और सोचिए कि आपका पैसा तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो राइट ऑफ हो रहा है, लोन माफ़ हो रहा है, आप सोच सकते हैं। लेकिन संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है, इंसान सांस लेने में जो है वो दिक्कत महसूस कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। बैंकों के कर्जे माफ़ हो रहे, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन जो इतिहास है उस पर चर्चा होगी। तो आपको इस चर्चा पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।